हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने वीक एसिड की पीएच कैलकुलेट की थी और वीक एसिड के बाद हमने केसेस लिए थे जब एक से ज्यादा एसिड या एक से ज्यादा बेसिस हो तो पीएच हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्पेशली मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा एसिड या एक से ज्यादा बेसिस हैं तो हम वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है तो हम वाटर के कंट्रीब्यूशन को इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं उसी के ऊपर। फाइंड pH of (10⁻³ करिए। फर्स्ट वन, HCl का एसिटिक एसिड पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। H++ एसिटिक आयन। H+ की ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 10⁻³ एसिटिक एसिड की है 1 -x + x और x 10⁻³ + x into x upon 0.1 -x equals to 10⁻⁻5। डेफिनेटली Ka/C 1 से बहुत कम है, 10⁻³ से बहुत कम है। x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x के लिए सॉल्व कर दीजिए। ये x की वैल्यू आई थिंक आएगी 0.62 into 10⁻⁻3। लेकिन हाँ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.62 into 10⁻⁻। ठीक है। देन सेकंड पार्ट, दोनों ही वीक है, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? कॉमन आयन इफेक्ट। H+ + B-, जैसा लास्ट क्लास में मैंने बताया था फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? √Ka1 + K1C1 + Ka2C2। चेक कर, चाहे तो आप चेक कर लीजिए Ka/C, बट जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था हमें नेग्लेक्ट करना ही होगा। तो क्योंकि बगैर नेग्लेक्ट किए हुए हम सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। एज पर दी डेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 × 10⁻⁴ 10⁻⁴, 0.8 × 10⁻³ यानी 8 × 10⁻⁴। तो H+ आयन कंसंट्रेशन 3 × 10⁻⁻², 3 × 10⁻⁻²। चेक कर सकते हो वापस, बट हाँ नेग्लेक्ट तो हमें करना ही है। हाँ लेकिन फिर भी कह सकता हूँ ये वैल्यू जो है C1 और C2 के रेस्पेक्ट में जो x और y की वैल्यूज है वो बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। pH of a solution containing strong strong pH of a solution containing polyprotic acid or base।
अब हम बात करेंगे किसी सॉल्यूशन में पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस है, मतलब जिनके पास एक से ज्यादा H+ आयन या एक से ज्यादा OH आयन है, ऐसे एसिड या बेस की हम यहाँ पर अब बात करेंगे। कोई भी जो पॉलीप्रोटिक एसिड बेस है उसे हम इन जनरल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर उसके पास 2 H+ आयन है तो H2A, 3 H+ आयन है तो H3A, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब क्या होता है, कोई भी जो पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप H+ आयन देता है। पहले इसने एक H+ आयन दिया, कन्वर्ट हो गया Ha- में, फिर ये Ha- एक और H+ आयन देगा और कन्वर्ट हो जाएगा A2- में। कौन सी रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड में जाएगी ये इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिसाइड होता है। और जो पॉलीप्रोटिक एसिड है इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिफाइन कर देते हैं Ka1 Ka2, अगर बेस है तो Kb1 और Kb2। अब जो 3 केसेस हमने बनाए थे वो इन्हीं Ka1 और Kb2 पर ही डिपेंड करेंगे। केस 1, इफ Ka1 and Ka2 are very greater than 1, अगर ये 1 से बहुत ज्यादा है इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन भी पूरी फॉरवर्ड में जाएगी, सेकंड रिएक्शन भी पूरी फॉरवर्ड में आएगी, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, दोनों ही जो डिसोसिएशंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह होंगे। तो अगर यहाँ पर H2A की कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो कह सकते हो कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से ये 100% फॉरवर्ड में आए C, और फिर Ha- भी 100% डिसोशिएट होगा तो यहाँ से H+ आयन और कितने आगे C, तो टोटल कितने हो गए 2 times C। केस 2, if Ka1 is very greater than 1 but not Ka2, यानी Ka1 तो 1 से बहुत ज्यादा है लेकिन Ka2 नहीं है, तो क्या होगा, तो फर्स्ट रिएक्शन तो पूरी फॉरवर्ड में आ जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी C और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी C। लेकिन अब जो सेकंड डिसोसिएशन है वो 100% नहीं होगा बिकॉज Ka2 जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो कि ये फर्स्ट डिसोसिएशन तो पूरा हो गया, अब आप ये सोचो कि आपने H2A नहीं डाला सॉल्यूशन में, आपने Ha- डाला और H+ डाला। H+ का इस Ha- जो कि एक वीक एसिड है, Ha- जो कि एक वीक एसिड है, इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो ये H+ आयन ऑलरेडी कितने हैं C, ये Ha- की कंसंट्रेशन C, C-X, C+X। Ka2 का एक्सप्रेशन लिखना होगा Ka2 C+X X upon C-। Then case 3, case 3, if Ka1 and Ka2 are small, Ka1 and Ka2 are small, दोनों ही 1 से बहुत कम है, तब कोई भी डिसोसिएशन पूरा नहीं होगा। अब कोई भी डिसोसिएशन पूरा नहीं होगा। C-X, इसकी कंसंट्रेशन X और इसकी कंसंट्रेशन भी। अब ये Ha- जो है ये फर्दर आयोनाइज होगा, इसमें से मान लेते हैं कितना आयोनाइज हुआ Y, तो इसकी कंसंट्रेशन भी सॉल्यूशन में अब क्या रह जाएगी X-Y। H+ आयन ऑलरेडी X तो थे, यहां से और कितना है Y, तो यहाँ पर भी X+Y लिखोगे और यहाँ पर भी X+Y, बिकॉज अब सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन X नहीं है, X+Y है, तो कहीं पर भी जब पुट करोगे तो X+Y ही पुट करोगे, और हाँ Y- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी Y। Ka1 का एक्सप्रेशन लिख सकते हो Ka1 इक्वल्स टू X+Y X-Y अपॉन C-X। Ka2 की कॉन्सेंट्रेशन X+Y Y अपॉन X-। कहने में तो फिर से मैं कह सकता हूं कि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ नेग्लेक्ट करना ही होगा। अब क्या करें, x के रेस्पेक्ट में y या c के रेस्पेक्ट में x, क्या करें? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं ना K1, K2 या K3, एक H+ आयन देने के बाद सिंस नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फर्दर H+ आयन देने की टेंडेंसी पहले से बहुत कम हो जाती है। तो ये जो K1 होता है हमेशा K2 से बहुत ज्यादा होता है, और K2 जो होता है वो K3 से बहुत ज्यादा होता है।
तो फर्स्ट रिएक्शन के फॉरवर्ड आने की जो टेंडेंसी है सेकंड रिएक्शन से बहुत ज्यादा होती है, सेकंड की थर्ड से बहुत ज्यादा होती है। तो आप कह सकते हो हमेशा यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में y और y के रेस्पेक्ट में z को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। यस, अगर क्वेश्चन इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो ये हमेशा होगा, ये होगा हमेशा। यानी यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में z को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये y को नेग्लेक्ट कर दिया, ये y को नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर अपॉन c माइनस एक्स। यहाँ पर और यहाँ पर भी नेग्लेक्ट कर दिया तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पर तो केवल क्या बचा y। तो कह सकते हो y की वैल्यू तो वैसे ही आगे कुछ करनी नहीं पड़ा आपको। हाँ, जहां तक अब बात आती x की, तो यहाँ से सॉल्व करना होगा और c के रेस्पेक्ट में x नेग्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये k1/c से आप चेक कर सकते हो, k1/c से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फर्दर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपने x के रेस्पेक्ट में y को नेग्लेक्ट किया, इसका मतलब आपने सेकंड स्टेप से H प्लस आयन को नेग्लेक्ट कर दिया। तो केवल अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको फिर सेकंड स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं। सेकंड स्टेप तो तब लिखनी जब ये y निकालूंगा। अगर केवल आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी जो कि x ही है, क्योंकि y तो नेग्लिजिबल है, तो फर्स्ट स्टेप लिखो। यानी पॉलीप्रोटिक एसिड को एक सिंपल मोनोप्रोटिक एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हो अगर वो केस 3 को बिलोंग कर रहा है तो। और ज्यादातर क्वेश्चन शीट में या एग्जाम में जो है वो इसी पर बनते हैं, केस 3 पर ही बनते हैं, केस 3 पर ही बनेंगे मोस्टली क्वेश्चंस। केस 1 या केस 2 पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, राइट। लिखिए क्वेश्चन। H3PO4 का सॉल्यूशन है K1, K2, K3 गिवन है। pH भी फाइंड आउट करनी है और बाकी सभी की कॉन्सेंट्रेशंस भी निकालनी है, H2PO4, HPO4 2- और फॉस्फेट आएंगे। अब यहाँ पर 3 रिएक्शंस लिखनी होंगी। H2PO4 माइनस H प्लस वन माइनस एक्स
x और x माइनस वाई, तो यहां पर भी x माइनस वाई, ये y और यहां पर ये y, लेकिन सॉल्यूशन में h प्लस साइन कंसंट्रेशन कितने हो जाएंगे x प्लस वाई, और ये जो y बना है ये फर्दर आयोनाइज होगा y माइनस z, और यहाँ पर z तो आएगा लेकिन ऑलरेडी x प्लस वाई है, और ये z यार यहाँ पे। अब एक्सप्रेशन लिखने के पहले मैं डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में हम z को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये दोनों टर्म ये और ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ये x के रिस्पेक्ट में y नेग्लिजिबल होगा, तो ka1 इक्वल्स टू x माइनस वाई में से x अपॉन 1 माइनस x, ka2 यहां पर भी मैं y माइनस z लिखूंगा, लेकिन ये z नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ क्या बचा y x अपॉन डिनोमिनेटर में x, तो ये x कैंसिल आउट हो गया, तो ये फिर से क्या आ गया y, तो क्या यहाँ पर लगता है z आ जाएगा, k3 इक्वल्स टू z आ जाएगा, नहीं, ये x, ये यहाँ पर क्या है z, डिनोमिनेटर में y माइनस z, तो y बचेगा, तो यहाँ से x निकालना होगा, x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x, यहाँ से y आएगा, फिर यहाँ से z निकलेगा। राइट नाउ 1 के रेस्पेक्ट में x को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि k1 बाई c की वैल्यू 10⁻³ से कम है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, x की वैल्यू आ गई 10⁻², y की वैल्यू k2 10⁻⁻7, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻11 माइनस 18 डिवाइड बाय 10⁻², तो z इक्वल्स टू 10⁻16। इवन आप देख सकते हो k1, k2 और k3 में जितना डिफरेंस नहीं था, x y z में जो डिफरेंस है वो उससे ज्यादा है, x y z में डिफरेंस उससे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है, यानी सेकंड स्टेप से जो h प्लस आयन आ रहे हैं या थर्ड स्टेप से जो h प्लस आयन आ रहे हैं वो बहुत कम है, क्यों? क्योंकि एक तो उनका k कम है, दूसरा उन पर कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है, इसीलिए उनमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये था पॉलीप्रोटिक एसिड। तो यहां पर आके एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो फर्स्ट सेक्शन हमने लिखा था कि सॉल्यूशन में या तो एसिड होगा या बेस होगा, वो यहां आके कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं चैप्टर के। pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए सॉल्ट। अगर सॉल्यूशन में एक सॉल्ट है तो उसकी pH कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट इस पॉइंट पर आने से पहले हमें थोड़ा सा एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझना होगा। स्पेशली जो हम आरएनएस और ब्रोनस्टेड थ्योरीज की बात करते हैं, ये दो थ्योरीज है, इसके अलावा भी और थ्योरीज है, बट इन दो थ्योरीज में क्या डिफरेंस है वो हमें डिस्कस करना होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एसिड थ्योरीज फॉर एसिड एंड बेस। Theories for acid and base. According to Arrhenius, एक एसिड जो है gives H plus ion, base gives OH। ये ब्रोनस्टेड क्या कहते हैं? एसिड तो सेम गिव्स H प्लस आयन, बेस जो है एक्सेप्ट H प्लस। एसिटिक एसिड जो है हम कहते हैं एसिड है, आरएनएस के अकॉर्डिंग भी एसिड है और ब्रोनस्टेड के अकॉर्डिंग भी है। बट अगर हम आरएनएस के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह से लिखते हैं
CH3 COO माइनस और H प्लस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka हम लिख देते हैं, वैसे हमें इसकी वैल्यू ऑब्जर्वेशन से पता है, फैक्ट पता है, ये वैल्यू 10⁻⁵ के आसपास आती है। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ये अकॉर्डिंग टू RNES है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ब्रॉन्स्टेड ये कहता है कि कोई भी अगर एसिड H प्लस आयन लूज कर रहा है तो वहां कोई ना कोई बेस जरूर होगा जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, क्योंकि पानी में H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड अगर H प्लस आयन लूज कर रहा है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहे होंगे। और एसिटेट आयन और क्या बना रहे हैं H3O+, जो कि सही भी है, बिकॉज हमें ये पता है कि पानी में H प्लस आयन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, H प्लस आयन H3O4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड इस कह सकते हो कि ज्यादा अच्छा अप्रोच है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड भी ये कह रहा है कि पानी में H प्लस की फॉर्म में नहीं H3O+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, लेकिन जहां तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात है, Ka की बात है, तो इन दोनों का सेम होगा, बिकॉज जो Ka का हम एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या लिखेंगे, एसिटेट आयन इनटू H+ अपॉन एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर भी ये वाटर तो एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, तो एसिटेट आयन H3O+, और हम कह रहे हैं कि H+ और H3O+ की तो कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड, तो दोनों का जो K है वो सेम है। तो इसीलिए आप इक्वेशन या रिएक्शन ऐसे लिखो या रिएक्शन आप ऐसे लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब पहले हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड से, कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स है वो पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये H+ आयन दे रहा है तो ये एसिड है, ये H+ आयन ले रहा है तो ये बेस है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड कहता है कि हर एक रिएक्शन में 2 एसिड और 2 बेस होंगे, क्योंकि एक रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है तो बैकवर्ड में भी आती है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन से देखें तो ये H+ आयन दे रहा है तो ये एसिड, यस H3O+ एक एसिड है, और ये एसिटेट आयन क्या है, एक बेस, यानी 2 एसिड, हर एक रिएक्शन में 2 एसिड और 2 बेस इन्वॉल्व होंगे। अब अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेटा हमारे पास है, जैसा इस रिएक्शन में है, जो कि हमें ये बता रहा है कि रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि Ka 10⁻⁵ है। इसका मतलब इसकी H+ देने की टेंडेंसी कम है, इसकी H+ लेने की टेंडेंसी कम है, तो आप इसे एक वीक एसिड कह सकते हो, इसे एक वीक बेस कह सकते हो, क्योंकि ये इसकी देने की टेंडेंसी कम, इसकी लेने की टेंडेंसी कम। ये मैं किससे बता रहा हूँ, जब मेरे पास ये डेटा है। सिंस फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी कम है तो बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब बैकवर्ड में जब ये रिएक्शन आ रही है तो मतलब इसकी बैकवर्ड की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी H+ आयन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो इसकी H+ आयन लेने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। यानी एक तरफ दोनों वीक होंगे, एक तरफ दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे। हाँ, लेकिन यही अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट्स से 1 हो सपोज, तो फिर आप ये वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, फिर सबकी स्ट्रेंथ इक्वल होगी, फिर सबकी स्ट्रेंथ इक्वल होगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो वीक या स्ट्रॉन्ग मैंने बोला है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमने बोला है, ठीक है। अभी आगे और कुछ कमेंट नहीं किया, अभी इसमें और भी पॉइंट्स आएंगे, सुनते रहो। हाँ, फर्दर यहां पर एक पॉइंट और आता है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एक रिएक्शन में ये एसिड है और ये बेस है, और इन दोनों में किसका डिफरेंस है, एक H+ आयन का, तो इन दोनों को कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। तो लिख सकते हो एक स्टेटमेंट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसे कहते हैं, विच डिफर्स बाय H+ और OH आयन, जिनमें एक H+ या OH आयन का डिफरेंस हो, डिफर्स बाय H+ और OH आयन। एक डिफर्स बाय 1 H+ आयन और 1 OH आयन। तो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन, H2O का कॉन्जुगेट एसिड H3O+, या उल्टा भी बोल सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस H2O और इसका कॉन्जुगेट एसिड एसिटिक एसिड। अब एक क्वेश्चन है, सपोज करिए हमने 2 सॉल्यूशन बनाए, 1-1 लीटर पानी के 2 सॉल्यूशन हमने बना दिए, 1 लीटर 1 and
एसिटिक एसिड, और एक और सॉल्यूशन मैंने बनाया 1 लीटर 1 एम एसीटेट, दोनों में 1 मोल सब्सटेंस डाल दिया, वहां पर 1 मोल एसिड, यहाँ पर 1 मोल बेस। ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ये सॉल्यूशन बेसिक होगा, राइट? कह सकता हूं मैं ये एसिडिक और ये बेसिक। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा या बेसिक सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा, यानी कंपेयर किसको करना है, यहाँ H+ को, यहाँ H+ से नहीं, यहाँ H+ को इसके OH आयन से, मतलब यहाँ H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये बताना है कि हम H+ की और OH आयन की कंसंट्रेशन को कंपेयर आपको करना है। ये 1 लीटर सॉल्यूशन यहाँ है, ये भी 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है। क्या लगता है? जनरली जब ये क्वेश्चन मैं क्लास में पूछता हूँ तो मोस्टली आंसर ये आता है एसीटेट आयन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कहां से आया? यहां से आया। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। ये जनरल आंसर आता है। तो मेरा अभी क्वेश्चन ये वापस है यही क्वेश्चन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो एसिटिक एसिड है इट इज ऑलवेज ए वीक एसिड? क्या ये हर जगह वीक एसिड ही होगा? तो अगेन कह सकते हो इसका आंसर जो मुझे मिलता है, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग की तरह भी बिहेव करता है। ये स्ट्रॉन्ग की तरह भी बिहेव करता है। कब कब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा? बता सकते हो? कुछ सोच सकते हो कि अगर एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह कब बिहेव करेगा? तो अगर आप इसी एसिटिक एसिड को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो जिसमें ऑलरेडी कोई बेस है, NaOH मान लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, यानी मैं रिएक्शन में केवल OH आयन ही लिख रहा हूं क्योंकि Na+ की तो कोई रिएक्शन नहीं होती। तो एसिटिक एसिड प्लस OH आयन अगर आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला है जिसमें ऑलरेडी OH आयन है, तो ये एसिटिक एसिड OH आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या देखें? CH3CO- और H2, ये बनेगा। अब चलिए पहले इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? इसका K इक्वल्स टू एसिटेट आयन, वाटर तो आएगा नहीं, एसिटिक एसिड और OH आयन, H+ से मल्टीप्लाई कर दिया और H+ से डिवाइड कर दिया। इससे मैं लिख सकता हूं KW, और ये आई थिंक आप सबको पता ही, ये K, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? KA अपॉन KW, और KA की वैल्यू 10⁻⁵, KW की वैल्यू 10⁻⁻14, तो ये K की वैल्यू आ जाएगी 10⁹ जो कि 1 से बहुत ज्यादा है, यानी ये रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी। ये अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी तो ये एसिड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हो, और ये वीक एसिड, वीक बेस हो गया, ये वीक एसिड हो गया। ये H+ दे रहा है, H+ ले रहा है, यानी यहाँ पर जो एसिटिक एसिड यहाँ वीक था वो यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो एसिटेट आयन यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस था वो यहाँ वीक हो गया, बदल गया, यानी रिएक्शन चेंज हुई, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस बदल गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन से अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड वीक है, इस रिएक्शन से देखता हूं तो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। एसिटेट आयन के लिए बात करें तो इस रिएक्शन से तो एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन यही इस रिएक्शन से देखें तो यही एसिटेट आयन जो है वो वीक बेस। तो कैसे डिसाइड हो रहा है, कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं? लिख देता हूं मैं वापस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। इवन ये जो एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन को आप किसके साथ मिक्स कर रहे हो? एसिटेट आयन को यहाँ पर
यहाँ पर एसीटेट आयन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। यहाँ एसीटेट आयन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H3O+ के साथ। बेसिकली कोई भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ इस पर भी डिपेंड करती है कि उसको आप किसके साथ मिक्स कर रहे हो। यहाँ एसिटिक एसिड को हम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, यहाँ एसिटिक एसिड को OH आयन के साथ मिक्स कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट सबको पता ही है, कंपनी मैटर्स, है ना, आपकी स्ट्रेंथ आप कंपनी पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये एसिटिक एसिड को किसने स्ट्रॉन्ग बना दिया, OH आयन ने। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसने इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। इस रिएक्शन में इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। यही एसीटेट आयन की मैं बात करूं, अगर एसीटेट आयन की बात करता हूं, एसीटेट आयन को आप वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो, CH3COOH प्लस OH माइनस। इस रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 10⁻⁹। एसीटेट आयन को वाटर के साथ मिक्स किया। यही एसीटेट आयन को अगर आप HCl के सॉल्यूशन में मिक्स करो, HCl का सॉल्यूशन यानी उसमें H+ आयन होंगे, मतलब उसमें H3O होंगे, H3O+ होंगे, CH3COOH प्लस H2O। ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिवर्स है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁵ यानी इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो एसीटेट आयन का K 10⁻⁹ यानी बहुत कम फॉरवर्ड में जाएगी। यानी यहाँ एक वीक बेस है और यहाँ पर यही एसीटेट आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब रिएक्शन टू रिएक्शन वही कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ कैसे डिसाइड कर लो। तो सीधी सी बात है, यहाँ एसिटिक एसिड को आपने किसके साथ मिक्स किया, पानी के साथ। तो एसिटिक एसिड किसके साथ H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, पानी के साथ। तो कौन सी रिएक्शन कंसीडर करोगे, इसको 1 मार्क कर रहा हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो किससे डिसाइड होगा, 2 से, वाटर के साथ। तो सिमिलरली एसिटेट आयन को भी आपने पानी में डाला है, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये भी किससे डिसाइड होगा, इस 4th रिएक्शन से डिसाइड। गड़बड़ कहां होती मैं आपको बताऊं, होता क्या, हम इसी रिएक्शन से सब सोचते हैं, यानी एसिटिक एसिड भी यहां से और एसिटेट आयन भी यहां से। यहां पर एसिटेट आयन H3O+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब इस ये रिएक्शन H3O+, जबकि यहां पर आपने H3O+ नहीं डाला, यहां पर तो वाटर है। इनफैक्ट किसी भी एसिड या बेस को जब आप बोलते हो ना ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कब बोलते हो पता है, जब आप ये देखते हो कि जब वो पानी के साथ H+ आयन दे रहा है या ले रहा है, तब हम बोलते हैं कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ये जनरल होता है। अदरवाइज तो मैं आपको बता दूं, HCl को अगर आप HClO4 के साथ डालोगे तो वो HCl एसिड नहीं है, HCl बेस हो जाएगा। HClO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो HCl एसिड नहीं, HCl जो है वो बेस हो जाएगा। तो नॉर्मली जो आप ये बोलते हो कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये आप पता है कब बोलते हो, जब उस एसिड या बेस को आप पानी में डाल रहे हो। इनफैक्ट जितने भी Ka आपको एसिड या बेस के गिवन होते हैं, जितने भी Ka आपको गिवन होते हैं, वो तब होते हैं जब वो एसिड या बेस पानी के साथ H+ या OH आयन एक्सचेंज कर रहा हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड का K, मतलब इस रिएक्शन का K, अगर मैं एसिटेट आयन का Kb का डेटा आपको देता हूँ, एसिटेट आयन की Kb का डेटा ये है, क्योंकि एसिटेट आयन यहाँ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, ये Kb की वैल्यू। और इवन ये यहाँ से आई है Ka/Kw का उल्टा, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Kw/K ये, और ये वैल्यू आ रही 10⁻⁹ और यहीं से आप ये कह सकते हो ये एसिटेट आयन, ये एसिटिक एसिड है, इसका K और ये इसका Kb, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस के Kb का जो प्रोडक्ट होता है वो 10⁻⁹ होता है। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, इसका K 10⁻⁻⁵ और इसका K यानी Kb 10⁻⁹, कौन सी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी, एसिटिक एसिड की। यानी यहाँ H+ आयन ज्यादा होंगे, यहाँ H+ आयन कम। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। अब मैं एक दो ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा कि नहीं सही नहीं है, आपकी एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल से आएगी, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ 100% सही है। क्या है वो स्टेटमेंट, क्या लगता है आपको, ये एसिटेट आयन को क्या बोलोगे?
अगर मैं कहता हूँ एसिटेट आयन वीक है या स्ट्रॉन्ग है तो क्या इस रिएक्शन से डिसाइड करोगे या इससे डिसाइड? ऑब्वियसली वाटर के साथ, तो उसका के तो कितना है 10⁻⁹ तो वीक ही। यस, एक वीक एसिड का यानी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी वीक ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर K 10⁻⁴, 5, 6, 7, 8 है तो K भी 10⁻⁴, 5, 6, 7, 8 इसी रेंज में ही होगा। यानी एसिड भी वीक और उसका कॉन्जुगेट बेस भी वीक ही होगा। और ये स्टेटमेंट मोस्टली बुक्स में, एनसीईआरटी में भी सब जगह गलत लिखा होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आयनिक आके से समझ में ही नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? इसलिए नहीं समझ में आता कि हमारे माइंड में फिट है कि एसिटेट आयन तो स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है ही नहीं, एसिटेट आयन तो वीक बेस है। यानी हमने वहीं पर गलती कर दी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो उसका तरीका इस पर डिपेंड करता है कि वीक एसिड है तो ऐसे सॉल्व करो, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऐसे सॉल्व करो। आपने तो गलती वहीं पे ही कर दी, वीक को आपने स्ट्रॉन्ग मान लिया तो क्वेश्चन तो वहीं, सॉल्यूशन वहीं गलत हो जाएगा। तो यही मेन कारण है आयनिक समझ में नहीं आने का, कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा एसिड वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं पता चलता। तो सबसे पहले एक लाइन लिखिए यहां पर, conjugate base of a weak acid, conjugate base of a weak acid is also a weak base. Conjugate base of a weak acid, conjugate base of a weak acid is also a weak base. हाँ, ये जरूर आप बोल सकते हो कि कोई एसिड वेरी वेरी वीक हो, यानी जिसका K 10⁻20, 22 इस रेंज में हो, वेरी वेरी वीक एसिड जिसे हो, उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वेरी वेरी वीक, इतने वीक कि हम उन्हें एसिड ही नहीं बोलते, तो वो जनरली आते भी नहीं है हमारे डिस्कशन में। बट ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, conjugate base of a very very weak acid, ऐसे लिखना, very very weak acid, conjugate base of a very very weak acid ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो जिनका Ka 10⁻⁴ से बहुत कम, very very less than 10⁻⁴, is a strong base। ये स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है बट ज्यादा काम का नहीं, क्योंकि जनरली ऐसे एग्जांपल्स आते ही नहीं है जिनका के इतना कम। हाँ, वन मोर थिंग ये कह सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है, स्ट्रॉन्ग एसिड का के 10⁻⁵, 6, 10⁻⁵, 10⁻⁶ माइनस में नहीं प्लस, तो के भी जो होगा वो बहुत कम। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसे वीक मत बोलो। स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट बेस वीक बोलोगे तो इतना मजा नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस उसे भी क्या बोलो, वेरी वेरी वीक बेस बोलो। तो लिखो यहां पर, कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, conjugate base of a strong acid is very very weak base। यस, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल सही है। हाँ, नॉर्मली ये होता है, बाकी इवन और जगह पर भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलोगे जो कि मेरे स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे। वहां पर जिस तरह से आप समझ रहे हो ठीक है, बट केमिस्ट्री में, आयनिक में आपको इसी तरह से सोचना है, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं होंगे। फर्दर याद रखना, एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ, कॉन्जुगेट एसिड और बेस के Ka, Kb का प्रोडक्ट जो है हमेशा किसके बराबर होगा, Kw। तो लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ Ka एंड Kb ऑफ
product of Ka and Kb of conjugate acid base pair equals to Kw equals to K। ठीक है, तो हमेशा वीक है या स्ट्रॉन्ग है ये डिसाइड करना है, सीधा सीधा उसका के भी निकालो और फिर डिसाइड करो, बिना के भी की मत करो, के भी निकालो तब आप डिसाइड करो कि क्या। वैल्यूज से सोचो, बिना वैल्यूज के मत सोचो, वैल्यूज माइंड में आनी चाहिए तब जाके आंसर सही आएगा, बिना वैल्यूज के सोचोगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है ना। और ये कैटेगराइजेशन भी करना होगा आपको, वीक, वेरी वीक और वेरी वेरी वीक, तब जाके और अच्छी तरह से समझ में आएगा चीजों। यानी सबको एक ही कैटेगरी में डाल दोगे, 10⁻⁻20 वाला भी वीक है और 10⁻⁵ वाला भी वीक है, तो फिर अगेन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इवन मैं आपको बताता हूँ आईनी क्यों टफ लगता है, उसका एक कारण और है। एक कारण तो यही है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बट दूसरा कारण और क्या कारण, हमें ये भी नहीं पता चलता कि कौन एसिड है और कौन बेस है। यहाँ पर आप कह सकते हो नहीं सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना तो समझ में आता है, ठीक है, ये आपने जो कहा ये तो ठीक बात है कि हमें लगता था कि एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो चलिए मान लिया, लेकिन इतना तो हमें आता है कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग, या कौन एसिड और कौन बेस है, ये तो हमें पता चलता है। तो मैं आपको बता दूं नहीं, यहीं पर प्रॉब्लम और होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये एसिड है या बेस है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ, एग्जांपल्स यहाँ पर लिखवा रहा हूँ एसिड और बेस के। हाँ लेकिन चलो एक हिंट दे देता हूँ, ये एसिटेट आयन है, ये बेस है, क्योंकि ये एनायन है और एनायन क्या एक्सेप्ट कर सकता है, H+ आयन। तो जितने भी एनायंस है आप उन सभी एनायंस को क्या बोल सकते हो, बेस। ऑल एनायंस आर बेस। हाँ लेकिन ये आरएनएस बेस नहीं होते, ये कौन से बेस होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस। यहाँ पर एसिटेट आयन बेस है, एसिटेट आयन बेस है, या और भी रिएक्शंस आप लिख सकते हो, CnI भी बेस है। तो ऑल एनायंस आर बेस एंड ऑल केटायंस आर एसिड। NH+ एसिड है, H3O+ एसिड है, ये एनायन के लिए CH3CO-, HCl-, ये सब बेस। अभी हम और एग्जांपल्स लिख रहे हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, बट ऑल एनायंस आर बेस, ऑल केटायंस आर एसिड। ये फिर से कह रहा हूँ, ये केटाइन और एनाइन जो होते हैं ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस होते हैं, और यही प्रॉब्लम होती है एक्चुअली कि आरएनएस एसिड बेस तो हमें पता चल जाता है क्योंकि उसमें H+ या OH दिखता है, लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड हमें समझ में नहीं आता, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस समझ में नहीं आते। चलिए एग्जांपल्स लिखते हैं, कुछ नॉन एसिड बेस के एग्जांपल्स। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल सबको फिर पता है, HCl, HNO3, ये कुछ चाहो तो HI लिख सकते हो, HClO4 लिख सकते हो, ये मोनोप्रोटिक है। मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, और भी आप लिख सकते हो, ये कुछ कॉमन से एग्जांपल्स है वो लिखिए, ठीक है। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात करता हूँ, KOH, NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है मोनोप्रोटिक। यहाँ पर अगर पॉलीप्रोटिक की हम बात करें तो पॉलीप्रोटिक में ये बेरियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो, ये दोनों ही OH आयन यूज करता है, लेकिन हाँ H2SO4 इधर आप लिख सकते हो, बट मैं आपको बता दूं H2SO4 का एक H+ आयन तो 100% निकलता है, बट दूसरा H+ आयन नहीं निकलता है। यानी Ka1 तो 1 से बहुत ज्यादा होता है, बट Ka2 नहीं होता है। तो बट अगर डेटा नहीं दे रखा होता H2SO4 में, हम मानते हैं कि दोनों ही H+ आयन 100% जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया, एग्जैक्टली वो इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। मेनली क्वेश्चंस तो किस पर आते हैं, वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड के एग्जांपल्स लिखते हैं, वीक एसिड के एग्जांपल्स, यस मोस्ट कॉमन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। HCN, ये हम और लिख सकते हैं। जनरली इन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं। पॉलीप्रोटिक में बहुत सारे H2S, H2CO3, H2C2O4,
H3O H3PO4, ये बहुत सारे एग्जांपल्स है पॉलीप्रोटीन। और यही वीक बेस की अगर हम बात करें तो जनरल एक तो आता है NH4OH, अमोनिया या NH4OH एक ही बात है, पानी में अमोनिया को डाल रहे हो NH3 लिखो या NH4OH लिखो। और एग्जांपल्स अब यहाँ पर नहीं आते एग्जांपल्स, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर भी ज्यादातर अमोनिया के डेरिवेटिव जैसे C6H5NH2 एक लोन पेयर है जो कि ये डोनेट कर सकता है, एनिलीन ये भी बेस है, pyridine C5H5N एक लोन पेयर जो कि डोनेट कर सकता है। ये कुछ कॉमन से बेस हैं, लोन पेयर डोनेट करेंगे। लुइस बेस बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रोंस्टेड भी बोल सकते हो क्योंकि H+9 एक्सेप्ट करेंगे। पॉलीप्रोटिक में एक एग्जांपल आता है इथिलीन डाइमीन, आई थिंक फॉर्मूला सबको पता ही है, NH2 CH2 CH2 NH2 दो लोन पेयर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिर, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब हम यहाँ पर वीक बेस के एग्जांपल सोच रहे हैं तो हमारे माइंड में ये एग्जांपल नहीं आता CH3CO, जबकि अगर ये एसिड है तो ये भी तो बेस है, और ये वीक एसिड है ये भी वीक बेस है, यहाँ ये लिखो। और एग्जांपल्स Cl-, यस HCOOO-, यहाँ पर अगर मैं वीक एसिड की बात कर रहा हूँ तो NH4+ ये लिखना होगा, या यहाँ पर और एग्जांपल्स लिखें तो C6H5NH3+, ये भी वीक बेस एसिड है, C5H5NH+, ये भी वीक एसिड है। प्रॉब्लम यही होती है, ये एसिड ही नहीं होता। C6H5NH3+ का क्वेश्चन आ जाए, इसका K दे रखा हो सकता है, हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। एसिटिक एसिड का K दे रखा है, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन C6H5NH3+ का K दे रखा पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर ये जो ब्रोंस्टेड बेस है ये एसिड या बेस, ये हमें पता नहीं चलते। जितने भी केटाइंस है वो सब एसिड है, जितने भी एनाइंस है वो सब बेस हैं। स्ट्रॉन्ग वीक जो भी होंगे वो देखना हो। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे ये पूछूं ना कि वीक बेस के एग्जांपल दो, तो NH4OH से पहले एसीटेट आयन का नाम होना चाहिए। अगर NH4OH से पहले अगर आपने एसीटेट आयन का नाम ले लिया तो फिर इस चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ बहुत आसानी से होगा। यस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं एक लेक्चर से क्या बता रहा हूँ पूरे लेक्चर में। यस ये मेन प्रॉब्लम है आयनिक की, अगर ये समझ में आ गया तो आयनिक आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका आगे का पूरा पार्ट जो है वो रिपीट होगा जो हमने पहले डिस्कस किया। बस डिफरेंस ये है कि अभी तक इस चैप्टर में हम आरएनएस एसिड बेस डिस्कस कर रहे थे, अब जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का उसमें हम ब्रोंस्टेड एसिड बेस डिस्कस करेंगे। वो भी एसिड बेस है, इससे पहले भी एसिड बेस था, कुछ डिफरेंस नहीं है। हम अभी तक आरएनएस थे, अब हम ब्रोंस्टेड एसिड बेस की बात करेंगे। ये आपको समझना होगा और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है NH4OH की पीएच निकालो, आसान लगता है। यही क्वेश्चन आ जाता है एसीटेट आयन की निकालो, समझ में, जबकि ये भी तो बेस है, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आप क्या होगी, क्वेश्चन अगर आता है आपके पास पानी में आपने एसीटेट आयन डाला, अगर सॉल्व करना है तो इसका क्या डिफाइन होता है Kb, तो इसका Kb का डेटा गिवन होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में इसी का Kb का डेटा गिवन हो, नहीं तो इसका Kb नहीं गिवन होगा तो इसका K गिवन होगा, ताकि आप इसके K से इसका Kb निकाल सको। यहाँ प्रॉब्लम होती तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट आप क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपने पानी में एसिटिक एसिड डाला लेकिन आपको जो Ka नहीं दे रखा है, इसकी वजह आपको इसका Kb दे रखा है, तो आप इसके Kb से इसका K निकाल सकते हो, इसके K से इसका Kb निकाल सकते हो। और एक बार जो भी एसिड या बेस हम डाल रहे हैं उसका Kb पता चल गया, फिर तो प्रॉब्लम वैसी तरह से हमें सॉल्व करनी होगी। तो ये एग्जांपल्स लिखो बार बार, ऐसा नहीं मैंने लिखवा दिया बात खत्म, 2 दिन बाद फिर से ये सोचो कि सर क्या क्या एग्जांपल्स लिखवाए थे, बिना देखे हुए इन एग्जांपल्स को लिखो, ये एग्जांपल्स को बार बार लिखो, तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने। अब मैं यहीं से आ रहा हूँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की हम बात करते हैं, या हम कहते हैं ना सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं। तो होता क्या, जब भी आप किसी सॉल्ट को पानी में डालते हो तो वो सॉल्ट आयंस में टूट जाता है, केटाइन और एनाइन। और जैसा हमने कहा ऑल केटाइंस आर एसिड, ऑल एनाइंस आर बेस, तो एक तरह से पानी में आप सॉल्ट डाल रहे हो मतलब पानी में आप एसिड या बेस डाल रहे हो। अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा।
सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। बट वो केटाइन और एनाइन ये कौन से एसिड या बेस होंगे? ये ब्रोंस्टेड एसिड बेस है, यानी आप पानी में ब्रोंस्टेड एसिड या ब्रोंस्टेड बेस डाल रहे हो। तो यही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, यानी सॉल्ट आप पानी में डाल रहे हो, मतलब आप ये बोलो पानी में आप ब्रोंस्टेड एसिड बेस डाल रहे हो। सॉल्यूशन कैसे होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग डालिए, pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट। कंटेनिंग सॉल्ट और फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लिखिए, पहले 2-3 लाइंस लिखिए। A solution containing salt, a solution containing salt becomes acidic or basic depending upon the strength of ions, strength of ions produced by dissociation of salt, produced by dissociation of salt. Let's say ये कोई सॉल्ट है Ba सॉलिड, जिसको आपने पानी में डाला, पानी में डालते ही ये आयंस में टूट जाता है B प्लस और A माइनस। अब ये पानी में जब आप डालोगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, B प्लस ये OH आयन एक्सेप्ट करेगा, H प्लस आयन देगा, B प्लस H प्लस आयन दे रहा है तो B प्लस क्या हो गया एसिड, और ये किसका कॉन्जुगेट बेस है BOH का, ये क्या एक्सेप्ट कर सकता है H प्लस आयन, तो ये क्या देगा OH आयन, तो A माइनस क्या हो गया बेस, एनायन बेस केटायन एसिड। अब यहाँ पर यानी H प्लस या OH आयन दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से H प्लस आयन ज्यादा आ रहे हैं या यहाँ से OH आयन ज्यादा आ रहे हैं, यानी कौन सी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में होगी, कौन सी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में होगी। तो क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता चलेगा, तो कह सकता हूँ बड़ा सिंपल सा एक आंसर इसका, तो जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा हो वो हो रही होगी, जिसका नहीं दे रखा वो नहीं हो रही, जिसका नहीं दे रखा होगा वो नहीं हो रही। ये एक तरीका आप चाहो तो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज दूसरा तरीका बड़ा सिंपल सा है, कौन सी रिएक्शन होगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये जो यहाँ पर एसिड या बेस बन रहे हैं ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। जैसा हमने देखा था अभी, रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है, तो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस है तो इधर जाएगी एंड फॉरवर्ड में आने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर ये एसिड और बेस जो यहाँ बन रहे हैं अगर ये वीक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं आएगी। तो इस तरह से भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे Cl माइनस की मैं बात कर रहा हूँ, क्या Cl आयंस रिएक्ट करेंगे तो इससे क्या बन रहा है HCl प्लस OH माइनस। आप सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, इसकी फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, मेनली टेंडेंसी बैकवर्ड में होगी, तो इसलिए Cl आयन की कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी समझा सकते हो, Cl आयन जो है क्या है HCl का कॉन्जुगेट बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl आयन वेरी वेरी वीक, Cl आयन क्या वेरी वेरी वीक बेस है, तो वेरी वेरी वीक बेस है तो इससे जो OH आयन प्रोड्यूस होंगे वो भी बहुत ही कम होंगे, यानी ये रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड में जाएगी। Cl आयन से बहुत कम OH आयन प्रोड्यूस होंगे। उसी तरह से आप कह सकते हो Na प्लस आयन
ये कॉन्जुगेट एसिड है लेकिन बहुत ही वीक है, यानी इससे जो H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे वो बहुत कम होंगे। Na+ और Cl आयन, इनको आप वेरी वीक एसिड या वेरी वीक बेस बोल सकते हो। किसकी बात कर रहा हूँ? Na+ और Cl आयन की, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के कॉन्जुगेट बेस या एसिड है, तो इनका जो Kb होगा वो 1 से बहुत कम होगा। तो यहाँ पर अब 4 केसेस बनते हैं, क्योंकि जब भी आप पानी में कोई सॉल्ट डालोगे केटाइन भी देगा वो, एनाइन भी देगा। 4 केसेस कैसे बनेंगे? या तो ये दोनों केटाइन या दोनों ही रिएक्ट ना करें, या दोनों ही रिएक्ट करें, या दोनों में से कोई एक बार B+ या A-। तो 4 केसेस यहाँ पर बनेंगे कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो 1 बाय 1 करके अब ये केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, बट ये रिएक्शंस यहाँ पर लिख दो। हाँ, यहाँ पर सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, अगर ये रिएक्शन हो रही तो इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होना चाहिए। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या है? एसिड, इसका क्या डिफाइन होगा? Ka। ये बेस है, ये अगर OH आयन दे रहा है तो इसका क्या डिफाइन होगा? Kb। तो ये Kb और ये Ka। ये ध्यान रखना, इस रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb नहीं है, इसका Kb जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो यहाँ पर इसका जो K होगा वो किसके बराबर होगा? Kw/K। तो हो सकता है आपको इसका K दे रखा हो या इसका Kb, तो आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल जाएगा। और इसको पता है और क्या लिखते हैं? KH, जिसे कहा जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। सिमिलरली इसका Kb और इसका K, ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस है, तो Kb = Kw/K। ठीक है, तो यहाँ मेनली प्रॉब्लम होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। KH को क्या बोल रहा हूँ मैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, एक नाम और दे दिया, जैसे Kw था, ये KH था, Kb उसी तरह से यहाँ KH। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इनकी किसके साथ रिएक्शन हो रही है? वाटर के साथ, इसीलिए इसे क्या कह दिया गया? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। केस 1, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। पहले तो सोचो इसके एग्जांपल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो सॉल्ट बना है, सॉल्ट, इसको मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इन कैसे वो सॉल्ट बना है उसके अकॉर्डिंग हम केसेस बना रहे हैं। एग्जांपल्स में लिखता हूं यहाँ पर HCl प्लस NaOH से क्या बन जाएगा? NaCl। NaNO3 क्या हो? तो K लिख दो, KBr। ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। अब अगर आप इस सॉल्ट को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, यानी उस जो बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो उससे जो कॉन्जुगेट एसिड बेस आएंगे वो तो बहुत ही ज्यादा वीक होंगे। जैसे NaCl का एग्जांपल है, ये भी बहुत वीक एसिड है, वेरी वेरी वीक एसिड, वेरी वेरी वीक बेस। ना तो Na+ की वाटर के साथ कोई रिएक्शन होगी, ना Cl आयन की होगी, ना तो H+ प्रोड्यूस होंगे, ना Cl आयन प्रोड्यूस होंगे, तो सॉल्यूशन की pH वही 7 ही रहेगी। ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कहा मैंने, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये किससे बना है? NaOH और HCl से। तो ये दोनों तो बहुत ही वीक हो गए। तो जो कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं, क्लियरली समझना उसको, सॉल्ट कैसे बना है उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर रहे हैं। तो अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो उसमें ना तो केटाइन रिएक्ट करेगा, ना एनाइन यहां रिएक्ट करेगा। देन केस 2, salt formed by weak acid plus strong base. Examples: weak acid के सोचो, एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो CH3COON, KCN। बाकी फॉर्मिक एसिड और इनके यूज कर सकते हो, बट ये कुछ एग्जांपल्स। पानी में आपने CH3CON डाला, क्या Na+ की कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो रिएक्शन केवल किसकी होगी? Na+ की कोई रिएक्शन नहीं, CH3CO- की रिएक्शन होगी।
मान लेते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन है C, तो C माइनस एक्स और जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना आपको, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, या तो इसका K भी दे रखा होगा, नहीं तो एसिटिक एसिड का K, तो KW/K है, और इसी को आप और क्या लिख सकते हो, KH इक्वल्स टू x²/C। सारे रूल्स वही है, कुछ भी नया नहीं हुआ है। x को नेगलेक्ट करना है नहीं करना है तो KB/C से चेक करो। हाँ, यहाँ पर अल्फा की टर्म में एक्सप्रेशन लिख सकते हो, C∝ 1 - अल्फा। वैसे यहाँ पर नॉर्मली बुक्स में अल्फा वर्ड यूज नहीं, अल्फा को हम लिखते हैं H से। अल्फा को बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और H को बोला जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कुछ नहीं हो तो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिसोसिएशन की रिएक्शन है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये वर्ड्स अलग अलग आ जाते हैं। आप अल्फा लिख के भी उसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो ना, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब वही अल्फा या H आपको फाइंड आउट करना है। सारे रूल्स वो के वही है, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि आपने पानी में क्या डाला, बेस डाला। इवन अगर कोई भी सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है, पता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से आपने पानी में क्या डाला है, बेस डाला। क्योंकि ये तो रिएक्ट नहीं करा, पानी में बेस डाला, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। आप पानी में बेसिक सॉल्ट डाल रहे हो मतलब आप पानी में बेस डाल रहे हो। स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो भी सॉल्ट बना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, तो और भी केसेस है, चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट जो मैंने बताया उसको थोड़ी देर अच्छी तरह से सोचना, कंफ्यूजन होगा आपको बट धीरे धीरे वो डेफिनेटली सेटल डाउन हो जाएगा। ओके।